नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदिक स्कॉलर वैद्य में। तो आज जो हम बात करेंगे रक्त धातु के बारे में। इससे पहले हम रस धातु के बारे में बात कर चुके हैं। हमने जाना कि किस तरह से धातुओं से सेकंड पेपर में 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है और उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे रक्त धातु के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसके की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। तो जो रक्त धातु है उसमें जो की पॉइंट्स हैं वो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसकी निरुक्ति के बारे में, फिर हम उसका परिचय देखेंगे और इस तरह से जो आगे उसका स्वरूप क्या है रक्ताग्नि का, क्या उसका स्थान है धातु का, क्या उसके गुण कर्म होने चाहिए, क्या उसके क्षय वृद्धि के लक्षण होने चाहिए, क्या उसके सार पुरुष के लक्षण है, वो सारा हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे रक्त धातु के बारे में। जब हम पढ़ रहे तो हमने क्या कहा, हम उसकी निरुक्ति देखेंगे। तो निरुक्ति में यहाँ पे क्या कहा गया है रक्त धातु के लिए कि रंज धातु में कृ प्रत्यय लगने से रक्त शब्द की निष्पत्ति हुई, यानी कि रक्त शब्द उत्पन्न हुआ है, ये बताया गया है। वहीं पे जो आचार्य चरक है, आचार्य चरक ने क्या कहा है, आचार्य चरक ने यहाँ पे बताया है कि रसाद रक्तम, यानी कि रस धातु से ही रक्त धातु उत्पन्न होती है। चलो ये तो हम उत्पत्ति में देख लेंगे, जैसे हमने रस धातु की उत्पत्ति देखी थी वैसे रक्त धातु की भी हम उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि परिचय में, देखो निरुक्ति में तुम्हें इतना ही लिखना है रक्त धातु की। ठीक है, परिचय देखते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन उसका क्या हो सकता है। अब अगर हम बात करें उसके बेसिक इंट्रोडक्शन की या परिचय की, तो यहाँ पे जो श्लोक है ये आप ऑप्शनल है, याद होता है याद करो, नहीं होता है यू में स्किप। अब देखो समझो यहाँ पे क्या कहा गया है, रंजिता तेजसा तो आप शरीर स्तेन देहिनाम अव्यापन्ना प्रसन्नेन रक्तमिति विधीयते, यानी कि क्या कहा गया कि शरीरधारियों के देह में रहने वाला जो प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ यहाँ पे क्या किया गया है, प्रसन्न का अर्थ किया गया है विशुद्ध। विशुद्ध का मतलब क्या होता है, प्योरेस्ट। एक होता है शुद्ध, एक होता है विशुद्ध। विशुद्ध का अर्थ है प्योरेस्ट फॉर्म। तो शरीरधारियों के देह में रहने वाला जो प्रसन्न यानी कि विशुद्ध। तेज, तेज किसके लिए यूज किया गया यहाँ पे, रंजक पित्त के लिए। हमने बात की थी, जब हमने पित्त की बात की थी, तो कि जो पित्त के भेद है उनमें जो रंजक पित्त है वो क्या करता है, रस धातु को रंजित करता है, उसको रक्त में कन्वर्ट करता है। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो वही पित्त क्या करता है यहाँ पे, उसी पित्त से रंजित जो निर्मल आहार रस, हमने आहार रस की बात की थी, और उस आहार रस से क्या बना था, रस धातु। तो उस रस धातु का जब रंजन होता है तो वही किस में कन्वर्ट होता है, रक्त धातु में। ठीक है, तो ये इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं। दूसरा देखो, हमें पता है कि ब्लड यानी कि रक्त कैसा होता है, लाल वर्ण का होता है। लाल वर्ण का होने के कारण से यहाँ पे दो संज्ञा दी गई है। दो संज्ञा कौन कौन सी दी गई है, तो दो संज्ञा में पहला तो उसे कहा गया है यहाँ पर लोहित। क्या कहा गया है, लोहित। दूसरा कहा गया है शोणित। रक्त को क्या कहा जाता है, शोणित कहा जाता है। ठीक है, रक्त को शोणित कहा जाता है और दूसरा लोहित कहा जाता है। दो संज्ञा रक्त को दी गई है, क्यों, क्योंकि उसका वर्ण लाल होता है। इसके बाद में देखो प्राण द्रव्य कहा गया है कि प्राण द्रव्य जो है वो रक्त का अनुगामी है। रक्त का अनुगामी है का क्या मतलब है कि वो रक्त के साथ साथ चलता है। ठीक है, रक्त का जो पाथ है उसको फॉलो करता है। तो हम यहाँ पे प्राण द्रव्य से किसको लेते हैं, हम लेते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो लाल रक्त, लाल जो वर्ण रुधिर है यानी कि जो रेड कलर हमारा ब्लड है उसके साथ साथ में चलता है, उसका अनुगामी होता है। ये वाली चीज क्लियर, तो ये हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन में आ जाएगी। नीचे वाली चीज हमें याद रह जाएगी, ऊपर वाली चीज को हमें समझना है कि जो विशुद्ध जो आहार रस है उसका क्या हुआ है, रंजन हुआ है, उसी से रक्त धातु की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। इसके बाद में हम देखें कि रक्त धातु के निर्माण की प्रक्रिया। अच्छा, इसको हम थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं कि रक्त धातु की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये है यहाँ पे उत्पत्ति। यहाँ पे उत्पत्ति कैसे हुई है, तो हम इसको समझते हैं कि उत्पत्ति का प्रोसेस क्या है। तो हमने पढ़ा था कि जब रस धातु बन रही थी तो रस धातु में दो भाग थे। कौन कौन से, एक तो था वहां पे प्रसाद भाग और दूसरा था सूक्ष्म भाग। एक तो स्थूल भाग था, स्थूल, और एक था सूक्ष्म भाग। तो सूक्ष्म भाग ने क्या बनाया था यहाँ पे, रक्त निर्माणक अंश, रक्त निर्माणक अंश यहाँ पे बनाया था। अब यहाँ पे प्रोसेस को समझना कि एग्जैक्टली प्रोसेस हो क्या रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ये रक्त निर्माणक अंश बना था उसमें रस धातु में, उसी रक्त निर्माणक अंश पे कौन क्रिया करेगा, अब यहाँ पे क्रिया करेगा रक्ताग्नि। कौन क्रिया करेगा, रक्ताग्नि। और जब ये रक्ताग्नि इस पे क्रिया करेगी तो ये किसका फॉर्मेशन करेगी, ये फॉर्मेशन करेगी रक्त धातु का। किसका फॉर्मेशन करेगी, रक्त धातु का। ये वाली चीज क्लियर है। अब जब यहाँ पे रक्त धातु का फॉर्मेशन हो जाएगा
तो रक्त धातु का फॉर्मेशन होने के बाद अब इस पे आगे फिर से रक्ताग्नि तो क्रिया करती है ना, तो जब इस पे रक्ताग्नि क्रिया करेगी तो इस पे रक्ताग्नि क्रिया करके क्या फॉर्मेशन करेगी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्म होगा आगे वापिस से वही दो भाग, कौन कौन से, एक हो गया सार भाग या प्रसाद भाग, एक हो गया सार भाग या प्रसाद भाग, और दूसरा यहाँ पे हो गया किट्ट भाग, दूसरा कौन सा हो गया, किट्ट भाग। ठीक है, अब ये जो सार भाग या प्रसाद भाग बना है इसमें होते हैं दो पार्ट, कौन कौन से, एक होता है स्थूल प्रसाद भाग, एक यहाँ पे है स्थूल प्रसाद भाग, और दूसरा क्या होगा स्थूल प्रसाद भाग और ये सूक्ष्म प्रसाद भाग। ठीक है, यहाँ पे भी हमने वही देखा क्या क्या भाग बने थे, एक स्थूल प्रसाद भाग बन रहा था और एक सूक्ष्म भाग बन रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, हमने देखा था कि हर धातु में जो भी धातु है उसमें क्या हो रहा होगा कि जो स्थूल भाग है वो तो स्वधातु पोषण कर रहा होगा, स्वधातु पोषण, स्वधातु पोषण का मतलब क्या हुआ कि ये रक्त धातु को ही आगे फॉर्म कर रहा होगा, ये रक्त धातु को ही आगे क्या कर रहा होगा, फॉर्म कर रहा होगा। वहीं पे जो सूक्ष्म प्रसाद भाग है वो क्या कर रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्या कर रहा होगा, जो उत्तरोत्तर धातु है यानी कि जो उत्तर धातु है, उत्तर धातु उसका निर्माण कर रहा होगा। उत्तर धातु कौन सी हो सकती है, रस, रक्त और मांस। तो अगला यहाँ पे क्या बनेगा, मांस निर्माणक अंश, मांस निर्माणक अंश। अब इस पे आगे मांस अग्नि क्रिया करेगी और मांस धातु का फॉर्मेशन कर देगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हर जगह अप्लाई होने वाला है, हर धातु में। ठीक है, कि उसी धातु की अग्नि ने उस पर क्रिया की, सूक्ष्म प्रसाद भाग और किट्ट भाग बना, जहां से स्थूल और सूक्ष्म भाग का फॉर्मेशन हुआ, और स्थूल और सूक्ष्म भाग का फॉर्मेशन होने के बाद में इस तरह से वहां पे क्रियाएं हुई। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो हम वापस से इसी पे आते हैं। हमने क्या कहा कि जो रक्त धातु बनी है, आपको देखो ये वाला श्लोक याद होना चाहिए, ये वाला श्लोक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इस श्लोक पे हम इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि देखो रस धातु के बनने की जो प्रोसेस है वो एक ही तरह से यहाँ पे जो धातु बनती है वो वाली प्रोसेस तो होगी होगी, लेकिन उसमें एक्चुअल प्रोसेस क्या हो रही है वो भी हमें देखनी है। तो एक्चुअल प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो एक्चुअल प्रोसेस इस तरह से हो रही है। देखो श्लोक तो आपको याद रखना पड़ेगा, श्लोक क्या कह रहा है, तेजो रसानाम सर्वेशाम मनोजानाम यद उच्यते पित्तोष्मण सरागेण सरागेण रसो रक्तम मृच्छति। यानी कि क्या कहा गया है यहाँ पे, तेजो रसानाम सर्वेशाम, यानी कि क्या कहा गया है कि जो मनुष्यों में जो भी आहार रस का प्रसाद भाग बना है उस पर कौन क्रिया करेगा। अब हमने क्या कहा था कि प्रसाद भाग बनने के बाद उस पर उसकी रक्ताग्नि क्रिया करेगी। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्रिया कौन कर रहा है, पित्त क्रिया कर रहा है। पित्त उसका क्या करता है, रंजन करता है। जो रंजक पित्त है वो रस धातु को क्या करता है, रंजन करता है, उसको रक्त में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पित्त की जो उष्मा है, पित्त की उष्मा के द्वारा रंजित होने से उस रस का क्या होता है, रक्त में परिवर्तन होता है। तो क्या कहा गया, तेजो रसानाम सर्वेशम मनुजानाम यद उच्यते पित्तोष्मण सरागेण रसो रक्तम मृच्छति। ये यहाँ पे श्लोक में कहा गया है। ये वाली चीज क्लियर, देखो ये वाला श्लोक याद करना है, इंपॉर्टेंट श्लोक है, कैसे बन रहा है ये आपको याद होना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम निरुक्ति लिखेंगे कि निरुक्ति क्या होनी चाहिए, उसके बाद हम परिचय लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ये प्रोसेस जो उत्पत्ति की एग्जैक्टली है। ठीक है, ये प्रोसेस जो एग्जैक्टली उत्पत्ति की है हम इस प्रोसेस को लिखेंगे, और इस प्रोसेस को लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, ये जो निर्माण की उसके प्रक्रिया बताई गई है भाई, कैसे उसका फॉर्मेशन हो रहा है वो बताया गया है, तो इसको हम लिखेंगे। इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना, यहाँ पे इतना। अब तेजो रसायनम की बात की गई तो तेजो रसायनम से क्या कहा गया है, जितने भी हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में जो भी आता है वो सारा यहाँ पे क्या है कि तेजो रसायनम से उसको लिया गया है। अब देखो मॉडर्न थोड़ा सा कोरिलेशन किया गया है पर एग्जैक्टली ना कहीं फिट नहीं बैठता है। हमें अभी बेसिकली ये याद रखना है कि रक्त निर्माण कैसे हो रहा है, ये वाली चीज क्लियर है। अब ये तो चरक ने बताया, सुश्रुत ने क्या कहा है, उन्होंने भी सेम ही बात की है लगभग लगभग, यत्तु यकृत प्लिहो पित्तम तस्मिन रंजको अग्निति संज्ञा सरसस्य राकृतु तक। यानी कि क्या कहा है कि यहाँ पे जो रंजक पित्त है वो कहाँ पे काम करता है, यत्तु यकृत और प्लीहो, यकृत और प्लीहा में कहाँ काम करता है, यकृत में और प्लीहा में, यकृत और
प्लीहा में, इन दो जगह पे क्या हो रहा है, रक्त का फॉर्मेशन हो रहा है, रक्त का रंजन हो रहा है। किसके द्वारा? रंजक पित्त के द्वारा। अब देखो, तुम चाहो तो ये श्लोक याद करो, तुम चाहो तो ये श्लोक याद करो, दोनों में लगभग सेम ही बात बोली है, बस आचार्य सुश्रुत ने थोड़ा सा एडवांस करके बता दिया, यत्तु यकृत प्लीहो, यानी कि यकृत और प्लीहा के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। ये वाली चीज क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम रक्ताग्नि की बात करते हैं। हम जैसे हमने रसाग्नि की बात की थी, रसाग्नि का स्वरूप क्या है, वैसे ही रसाग्नि। अब रसाग्नि में भी हमें सेम करना है कि जो भी यहाँ पे रक्ताग्नि की हम बात करें, तो रक्ताग्नि में भी हमें सेम करना है कि उसके जो पाचक अंश है, यानी कि वही जो एंजाइम्स वगैरह हो गए कुछ उसी तरह से, ठीक है, जो यहाँ पे पाचक अंश है, उन पाचक अंशों की क्रियाओं को करवाने के लिए जो उष्मा यहाँ पे जिसका उत्तरदायित्व है, जो भी यहाँ पे काम कर रही है, उन दोनों को मिला के हमने क्या कह दिया, रक्ताग्नि कह दिया। सिंपल सा है, जो पाचक अंश और उन पाचक अंशों पे क्रिया करने वाली जो उष्मा है, उसको दोनों को मिला के हमने क्या कह दिया, रक्ताग्नि कह दिया। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तुम अपनी लैंग्वेज में इसको फॉर्म करो, समझो और अपनी लैंग्वेज में फॉर्म करो। क्या कहा है, रक्ताग्नि को रक्त धातु में उपस्थित पाचक अंश कहा गया है। रक्त में उपस्थित अनेक प्रकार के पाचक अंश और उन पाचक अंशों की क्रियाओं करने हेतु आवश्यक उष्मा, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा है भाई, रक्ताग्नि का है। पाचकांश और उन पे क्रिया करने वाली जो उष्मा है, इन दोनों को किसने क्या कह दिया, रक्ताग्नि कह दिया मिला के। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पे क्या कहा है, हम पंचभौतिक स्वरूप की एक बार बात कर लेते हैं। ये क्या है यहाँ पे, पंचभौतिक स्वरूप। अभी और हम डिटेल में बात करेंगे पंचभौतिक स्वरूप के बारे में थोड़ा सा। देखो, पंचभौतिक स्वरूप की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम जब भी देखेंगे तो हमें समझ में आया कि रक्त में मेन कंटेंट किसका है। मेन कंटेंट तो यहाँ पे अग्नि का है और जल का है, लेकिन जो कहा गया है पंचभौतिक स्वरूप के बारे में, क्या कहा गया है कि अग्नि अंश की रक्त में प्रधानता होती है। पंचभौतिक स्वरूप में क्या कहा गया है रक्त के, कि इसमें आग्नेय अंश की प्रधानता होती है। ये वाली चीज क्लियर है। तो पंचभौतिक स्वरूप में मेनली इसकी अग्नि आती है। ठीक, इसके बाद में देखो हम आते हैं यहाँ पर, ये रहा रक्त का पंचभौतिक स्वरूप। तो पंचभौतिक स्वरूप में क्या कहा गया है एग्जैक्टली इसके, अगर हम थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करके पढ़े तो देखो ये श्लोक याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्या कहा गया है, विस्ता द्रवता रागः स्पंदनम लघुता तथा भूम्यादिनाम गुणा होते दृश्यन्ते चात्र शोणिते। ये यहाँ पे कहा गया है, क्या कहा गया है, विसृता द्रवता रागः स्पंदनम लघुता तथा भूम्यादिनाम गुणा होते दृश्यन्ते चात्र शोणिते। ये कहा गया है हमारे पास में श्लोक के अंदर। यानी कि श्लोक क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे 5 गुण बताए, कौन सा, विस्ता, द्रवता, रागः, स्पंदनम और लघुता। ये 5 गुण इस तरह से बताए गए हैं। भूम्यादिनाम गुणा होते दृश्यन्ते चात्र शोणिते। ठीक है, यानी कि क्या कहा गया है, विसृता किसका गुण है, जो भी गंध आती है वो विसृगंधी है। गंध किसका गुण है, पृथ्वी का। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, विसृगंधी होना पृथ्वी महाभूत की वजह से। द्रवत्व किसकी वजह से होता है, जल की वजह से। तो द्रवत्व किसका गुण है, जल का। राग है यानी कि लालिमा, अग्नि महाभूत की वजह से। वहीं पे स्पंदन, स्पंदन यानी चलन, एक तरीके से कह सकते हैं चलन कौन करवाता है, वायु करवाती है, तो वायु उसके लिए जिम्मेदार है। लघुता, जब तुम आकाश के गुण पढ़ोगे ना अष्टांग हृदय 9th चैप्टर में जाके एक बार देखना आकाश के गुण, उसमें लघु बताया गया है, नाभस गुण। ठीक है, यानी कि आकाश का गुण क्या बताया गया है, लघु बताया गया है। तो उसी तरह से अब यहाँ पे कौन जिम्मेदार है लघुता के लिए, आकाश जिम्मेदार है। ये वाली चीज क्लियर है। एक बार और श्लोक, विस्ता द्रवता रागः स्पंदनम लघुता तथा भूम्यादिनाम गुणा होते दृश्यन्ते चात्र शोणिते। ये कहा गया है। श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में देखो एक ये श्लोक जो तुम्हें शायद रस मांस इन सब में नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, वो है शुद्ध रक्त का स्वरूप। ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि शुद्ध रक्त का स्वरूप बताओ, कि शुद्ध रक्त का स्वरूप क्या होता है। तो ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है, कि शुद्ध रक्त का स्वरूप क्या है। तो क्या कहा गया है, तपनीन्द्रिय गोपाभम पद्मा लक्तक सन्निभम। अब देखो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा शायद इनविजिबल है। कहा गया है पद्मा लत्तक, पद्मा लत्तक, इसको थोड़ा सा देखिए, पद्मा लत्तक सन्निभम। क्या कहा गया, सन्निभम, पद्मा लत्तक सन्निभम। ठीक है, क्या कहा गया, तपनीन्द्रिय गोपाभम पद्मा लत्तक सन्निभम गुंजाफल संवर्ण विशुद्धम विधि शोणितम। ये यहाँ पे श्लोक में कहा गया है, इंपॉर्टेंट श्लोक है।
इंपॉर्टेंट श्लोक में मार्क करके रखना। शुद्ध रक्त का जो स्वरूप है वो, क्योंकि ये पूछा जाता है, अलग से पूछते हैं, अगर क्वेश्चन देंगे ना, क्वेश्चन के अंदर भी बोलेंगे कि शुद्ध रक्त का स्वरूप भी बताओ। वाइवा में भी पूछा जाता है। इजी श्लोक है, तपनींद्रिय गोपापम पद्मालत्तक सन्निभम। उसके बाद में कहा गया है आगे, गुंजा फल संवर्णज विशुद्धम विधि शोणितम। ठीक है, इजी श्लोक है तो याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, क्या कहा गया है, तपनींद्रिय गोपापम यानी कि तपनीय शुद्ध सोना। इंद्रगोप जो एक इंसेक्ट टाइप से होता है, इंद्रगोप, लाल कमल, पद्मालत्तक, पद्मा और अलक्तक की आभा वाला गुंजा फल के वर्ण के समान माना जाता है। अब देखो यहाँ पे ना श्लोक याद करते हो तो तुम्हें हिंदी याद करने में इजी पड़ता है। ठीक है, तो तुम सीधे से याद रखो श्लोक, तुम्हें हिंदी तुम अपने आप से फॉर्म कर पाओगे। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं, श्लोक याद करो, उसकी हिंदी लिख दो, श्लोक भी लिख दोगे और थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी भी लिख दोगे तो चल जाएगा। ये वाला हो गया शुद्ध रक्त का स्वरूप, ये आना ही चाहिए, इसका श्लोक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट श्लोक हम मार्क कर रहे हैं, एक बार और देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो सबसे पहले ये श्लोक, या तो ये वाला या ये वाला, इन दोनों में से जो भी एक याद हो जाए वो याद करो। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शनल है, दोनों में से कोई, लेकिन याद होना चाहिए, रक्त निर्माण की क्रिया वाला। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अगला श्लोक कौन सा है, तो शुद्ध रक्त का स्वरूप और पंचभौतिक स्वरूप, ये भी वाइवा में पूछे जाते हैं क्योंकि दिए हुए हैं इसलिए पूछे जाते हैं। देखो तो ये श्लोक भी याद होने चाहिए। इसके बाद में रक्त व स्रोतस की अगर बात करें तो आप ये वाला श्लोक याद रख लो, चरक विमान स्थान का। क्या कहा गया है, शोणित वाहनम स्रोतसाम यक्रन मूलम लिहाचा। अब ये यक्रन कहा गया था वो संस्कृत की संधि वंधि मिला के, तो यकृत मूलम, यकृत मूल है और प्लीहा। ठीक है, यानी कि क्या कहा गया है चरक ने कि मूल यकृत और प्लीहा को यहाँ पे बताया। तो एक ये श्लोक इंपॉर्टेंट हो गया रक्त व स्रोतस का, कि रक्त व स्रोतस क्या है, कहाँ पे क्या इसका मूल है, ये वाली चीज क्लियर है। शोणित वाहनम स्रोतसाम यकृत मूलम लिहाचा, क्लियर, इतना ही लिखना है। ये इतनी सारी रामायण नहीं लिखनी, ये वाली इजी, जो इजी पढ़ रहा है वो लिखो, पर लिखो जरूर। ठीक, इसके बाद में देखो, ये उत्पत्ति स्थान तो हमने पढ़ ही लिया, उत्पत्ति स्थान क्या बताया, यकृत और प्लीहा ही बताया है। ठीक है, ओके। इसके बाद ये एक और चीज इंपॉर्टेंट है, देखो रक्त में ना थोड़े ज्यादा श्लोक है यार, रक्त ना थोड़ा बड़ा टॉपिक पड़ता है, इंपॉर्टेंट भी है, तो बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है तो इसमें थोड़े ज्यादा श्लोक है, लेकिन हम फिर भी वही श्लोक देख रहे हैं जो मेनली इंपॉर्टेंट है, हमें कौन से याद करके रखने। यही वाले श्लोक ना वाइवा में तुमसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि तुम बताओ, अगर उसने पूछा है ना शुद्ध रक्त का स्वरूप तो तुम्हें बताना ही है, एक्सपेक्ट करता है वो कि ये श्लोक तुम्हें याद हो। अब क्या कहा गया है रक्त के कार्य में, या हम कहें कि इसके कर्म, कर्म भी कह सकते हैं कार्य भी कह सकते हैं, तो क्या कहा गया है यहाँ पे, देहस्य रुधिरम मूलम रुधिर्ण्यो धार्यते। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये शायद तुम्हें क्लियर ना हो, रुधिर्ण्यो, रुधिर्ण्यो धार्यते। ठीक है, देहस्य रुधिरम मूलम रुधिर्ण्यो धार्यते तस्मादितनेन संरक्षम रक्तम जीवित स्थिति। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि देह का मूल किसको बताया है, यहाँ पे रक्त को बताया है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है सुश्रुत ने कि रक्त को शरीर का मूल बताया है और रक्त ही शरीर का प्रधान पोषक और धारक है। हम अब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो इतना तो हमें पता ही है कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तभी हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो एग्जैक्टली कौन यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइडर हुआ या कौन मेनली पोषक पोषण देने वाला हुआ, तो वो हुआ रक्त। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि रक्त प्रधान पोषक और धारक है, और रक्त में प्राण की स्थिति को बताते हुए यत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए। क्या कहा है कि रक्त में प्राण की स्थिति होती है, क्या कहा है कि रक्त में प्राण की स्थिति मानी गई, इसीलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये श्लोक भी आता है इंपॉर्टेंट में, देहस्य रुधिरम मूलम रुधिर्ण्यो धार्यते तत्र तस्मादितनेन संरक्ष्यम जीव इति स्थिति, तस्मादितनेन संरक्ष्यम जीव स्थिति, जीव इति स्थिति। ठीक है, प्राण की इसमें स्थिति बताई इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। ये वाली चीज क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे आता है, ये वाली चीज भी तुम याद रख सकते हो, बहुत ज्यादा है नहीं इसमें कुछ एग्जैक्टली। क्या कहा है, असरज पित्तम कहकर चरक ने मल के रूप में यहाँ पे पित्त की उत्पत्ति को बताया है। ठीक है, ये ठीक है, लिव इट। रक्त का रक्त क्षय के लक्षण देखते हैं कि रक्त क्षय के लक्षण में क्या आता है। तो रक्त क्षय के अगर लक्षण की हम बात करेंगे तो रक्त क्षय के लक्षण में क्या आएगा, कहा गया है परुषा स्फुटिता अम्लाना त्वग रुक्षा रक्त संचय। क्या क्या बताया गया, परुषा स्फुटिता मलाना त्वग रुक्षा रक्त संचय, यानी कि परुषा, परुषा का मतलब क्या है,
पहले तो हम ये समझे कि क्या कहा है यहाँ पे, रक्त का जो कर्म बताया है उसमें त्वचा के वर्ण को निखारना, वर्ण प्रसादन। देखो कुछ आचार्यों ने यही बताया कि जो रक्त है उसका कार्य है वर्ण का प्रसादन, वर्ण यानी कि भाई लश्चर वगैरह हो गया, तो उसका प्रसादन करना यानी उसको निखारना। ठीक है, तो जब रक्त का क्षय होगा तो मेन इफेक्ट कहाँ पे आएगा, त्वचा पे आएगा। तो कहा है परुषा स्फुटता मलाना, परुषा का मतलब बताया गया है कठोर, यानी कि स्किन कैसी हो जाएगी, कठोर, स्फुटित यानी कि फटी हुई, ठीक है, म्लाना यानी कि मुरझाई हुई, और रुक्ष, रुक्ष तो हम सब समझते हैं ड्राई स्किन। तो ये 4 गुण बताए गए। परुषा याद कर लो, यही याद होगा, परुषा स्फुटिता म्लाना, त्वक रुक्षा, रक्त संचय, रक्त संचय के लक्षण बताएं। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट बताया है रक्त की वृद्धि के लक्षण, की रक्त की वृद्धि जब हो जाएगी तो क्या होगा। तो इसका तो देखो सीधा सा है, रक्तांगांशिता शिरा पूर्णत्वम च, यानी कि रक्त अंग अक्षिताम, यानी कि नेत्र, यहाँ पे अंग और अक्षित कहा गया है, यानी कि नेत्र और अंगों के बारे में बात की गई है। शिरा पूर्णत्वम च, तो रक्त की वृद्धि में नेत्र और अंगों में त्वचा, मतलब अंगों में यानी कि त्वचा में लालिमा आ जाएगी, और रक्त वाहिनी में पूर्णत्व में फुल फील हो जाएगी, फुल्ली फील्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो सिरा पूर्णत्व को एग्जैक्टली समझाया भी गया क्या है, कहा गया है कि आरबीसी की संख्या क्या है, 7 to 8 मिलियन पर mm³ हो जाने से हीमोक्रेटिक वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 60 to 70% तक पहुंच जाती है। इससे हीमोक्रेट ही नहीं बढ़ता बल्कि रक्त का कुल आयतन भी बढ़ जाता है, और उसी को क्या कहा है, सीरा पूर्णत्व, यानी कि रक्त वाहिनियां बढ़ जाती है। ऑब्वियसली कोई चीज बड़ी है तो बढ़ेगी, तो रक्त वाहिनियों में भराव होगा। तो ये बताया गया है रक्त वृद्धि के लक्षण में। तो एक ये इंपॉर्टेंट हमारे पास में हो गया, रक्तम रक्त अंग अक्षिताम सीरा पूर्णत्वम च। तो रक्त क्षय में क्या बताया, परुषा स्फुटता अम्लाना त्वक रुक्षा रक्त संचय। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। रक्त वृद्धि रक्त क्षय खत्म। इसके बाद में हम आते हैं रक्तसार पुरुष के लक्षण पे। तो रक्तसार पुरुष के लक्षण क्या बताएं। देखो यार, मैंने तुमसे तब भी कहा था कि जो भी सार के श्लोक है एक एक श्लोक याद कर लो। वायु में अगर कुछ ना आ रहा है ना, कम से कम अगर सार का श्लोक याद है, अगर एक आध श्लोक पूछा सीधा सार का श्लोक दे मारो, इजी पड़ेगा। इजी क्या पड़ेगा, मतलब इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन इम्पेक्ट अच्छा पड़ेगा कि कम से कम श्लोक तो अच्छे की याद किए हैं। ठीक है, तो कहा गया है कर्ण अक्षि मुख जिह्वा नास ओष्ठ पाणिपात तल नख ललाट मेहनम स्निग्धम रक्त वर्णम श्रीमद भ्राजिष्णु रक्त सारणम। ठीक है, ये यहाँ पे रक्त सार पुरुष के लक्षण में कहा गया है, कर्ण अक्षी मुख जिह्वा नासा ओष्ठ पाणी पाद नख ललाट मेनम स्निग्ध रक्त वर्णम श्रीमद भ्राजिष्णु रक्त सारणम सा सार्था सुखम उत्तम मन स्वित्वम, सा सार्था सुखम उत्तम मेधाम मन स्वित्तम सोकुमार्यम अनतिबलम क्लेश असहिष्णुत्वम उष्ण असहिष्णुत्वम चाचष्टे। ये यहाँ पे कहा गया है रक्त सार जो पुरुष होगा उसके लक्षण। हिंदी अगर तुम्हें श्लोक याद है तो हिंदी तुम अपने तरीके से लिख ही दोगे, सेम जो भी श्लोक में लिखा है वो का वो हिंदी में छाप देना है। क्या कहा है, कर्ण अक्षय मुख जिह्वा नासा ओष्ठ पाणी पातल मेहनम, ठीक है, स्निग्ध रक्त वर्णम श्रीमद भ्राजिष्णु रक्त सारणम सा सारथा सुखम उत्तम मेधाम मन चित्तम सौकुमार्यम अनति बलम क्लेश असहिष्णुत्वम उष्ण असहिष्णुत्वम, ये कहा गया है। ये वाली चीज क्लियर है। तो ये भी हमारे एक इम्पोर्टेंट श्लोक में आता है। ठीक है, और इसकी हिंदी तो हम लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा एंड। एक बार और हम इस श्लोक को रिवाइज करेंगे। जो भी हमने इंपॉर्टेंट श्लोक बताए हैं उनको मार्क कर लेना बुक के अंदर, या अलग से लिखो तो कहीं पे लिख लेना, लेकिन इन श्लोक को ना एक बार मार्क कर लेना। जो सीक्वेंस बताया है इसी सीक्वेंस में लिखना है। ये जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस में पूछी जाती है चीज़ें, और इसी सीक्वेंस में हमें लिखना है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं याद है तो ये चीज़ें तो हमें एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। निरुक्ति, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया कि निरुक्ति क्या है, परिचय हमने देख लिया। रक्ताग्नि का स्वरूप भी हमने देखा, रक्त का पंचभौतिक संगठन भी हमने देख लिया, रक्त का स्थान यकृत और प्लीहा हमने देख लिया। रक्त धातु वेस्ट तो बॉडी में पूरे में जाता ही रहता है रक्त, लेकिन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, लेकिन मेन स्थान यकृत और प्लीहा। रक्त धातु का प्रमाण, अच्छा रक्त धातु का प्रमाण हमने नहीं देखा। तो रक्त धातु का जो प्रमाण बताया गया है वो बताया गया है अष्ट अंजलि, अष्ट अंजलि प्रमाण। रक्त धातु का अष्ट अंजलि प्रमाण बताया गया है। 8 अंजलि, और रस का क्या पड़ा था, 9 अंजलि। वहीं पे रक्त क्षय के लक्षण बताए गए हैं, रस क्षय के, रक्त वृद्धि के लक्षण बताए गए, और रक्त सार पुरुष के लक्षण। तो ये सारे टॉपिक्स हमने क्लियरली पढ़े हैं। हेडिंग्स आप देख लेना
कैसे आपको मैनेज करनी है। वैसे मैंने सारी चीज़ों को एक बार बता दिया है, हेडिंग्स आप मैनेज कर लेना, पर ये चीज़ें मेनली हमारे एग्ज़ाम के पेपर में होनी चाहिए। धन्यवाद।